तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस की जनरेशन्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसका इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग ये देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी ऐसा कौन सा मेथड्स होते हैं या कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है। हम लेक्चर में ये भी देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी हम लोग ब्रीफली ओवरव्यू हिस्ट्री देख चुके हैं पहले से, और अब हम बात करेंगे वो कौन कौन सी जगह हैं, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से डोमेन्स हैं जिस पर डाटाबेस सिस्टम जो है वो इम्पेक्ट कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो हमारी आती है वो अर्ली डेटाबेसेस एप्लीकेशंस होती हैं जो हायरार्किकल और नेटवर्क सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिलेशनल डेटाबेसेस आते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेसेस आते हैं। उसके बाद एक ऐसा डेटाबेस आता है जो वेब या ई कॉमर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटाबेस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो न्यू एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस होता है वो हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली डेटाबेस एप्लीकेशंस की जो हायरार्किकल या नेटवर्क सिस्टम्स को यूज़ करती थी। जब हम बिल्कुल शुरुआत के दिनों की बात करते हैं कि जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, तब जो सिर्फ डेटाबेसेस होते थे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होते थे, जिसमें हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कोई कॉरपोरेशंस हो गई, कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हो गई, इस तरह के जो इलाके होते थे वो बेसिकली इस जगह की जो डोमेन्स होती थी सिर्फ वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल किया करते थे। अब ये वो तमाम जगहें थी या वो तमाम सारी डोमेन्स थी जहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बड़ी लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता था। ऑब्वियसली अगर वो लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता था तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए होता था। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल की एग्जांपल लेते हैं, चलें उसको भी छोड़ें, एक यूनिवर्सिटी की मिसाल लेते हैं। अगर मस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होगा हमारे पास तो वो हज़ारों बच्चों का होगा, वो भी बच्चे जो छोड़ के चले गए और वो बच्चे जो अभी मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो अर्ली डेटाबेसेस होते थे वो हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी उनके लिए ही इस्तेमाल होते थे। मिसाल के तौर पर जो इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे स्लाइड के अंदर वो ये है कि जिस एक यूनिवर्सिटी के अंदर सिमिलर रिकॉर्ड आ जाया करता था। हमने लास्ट क्लास के अंदर भी बात की थी कि आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हर सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ इंक्लूडेड होता है। तो एक चीज़ है जो रेपिटेशन में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिमिलर इन्फॉर्मेशन होती थी वो भी रखनी पड़ती थी। उसके बाद बहुत सारा रिकॉर्ड ऐसा भी आया जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड था। मिसाल के तौर पर पहले सेमेस्टर का CGPA कैलकुलेट होता है तो तभी दूसरे सेमेस्टर का CGPA आता है। तो इसका मतलब ये था कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जब शुरू में डाटाबेसेस आए तो उस टाइम इश्यूज़ ये आए कि हम लोगों को एक तो रिकॉर्ड मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। नंबर 2 चीज़ कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता था। मिसाल के तौर पर अभी आप बना रहे हो तो आप लोग डेटाबेस जो है बहुत छोटी फर्म के लिए बना रहे हो, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो। जब शुरू में डेटाबेसेस आए थे तो वो छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल नहीं थे हुआ करते, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे डेटाबेसेस जो हैं जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो बड़े लार्ज स्केल पे हुए हैं और बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स जो होते थे, यानी बहुत महंगा कंप्यूटर जो होता था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते थे। और ये वो कौन सा टाइम था, 1960 से लेकर 1970s तक, और 1970 से लेकर 1980 तक भी अर्ली डेटाबेसिस सिस्टम जो हैं इस्तेमाल होते रहे। बेसिकली भी हम लोग ये स्टेजेस पढ़ रहे हैं डेटाबेसिस की, ठीक है। मूव आगे करते हैं। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं अर्ली डेटाबेस सिस्टम्स की, यानी शुरू के दिन जब डेटाबेस इस्तेमाल होते थे तो वो 3 चीज़ों के ऊपर या 3 सिस्टम के ऊपर मद्देनज़र होते थे या 3 सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। नंबर 1 हायरार्किकल, नंबर 2 नेटवर्क मॉडल, नंबर 3 इन्वर्टेड फाइल सिस्टम। हायरार्किकल और नेटवर्क आप लोग पहले ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हायरार्किकल में क्या होता था, टॉप टू बॉटम, यानी पहला काम होता था, फिर उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता था डाटा को, और वो आपस में मिलाकर एक फाइनल टर्म दे देते थे या फाइनल आउटपुट दे देते थे।
नेटवर्क मॉडल में क्या था, नेटवर्क बेस्ड था, एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे, एक की आंसर दूसरे के साथ जाके रिलेट होता था। ये दोनों चीज़ें आप लोग फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेड फाइल सिस्टम, इन्वर्टेड फाइल सिस्टम्स का मतलब अगर मैं सिंपली आप लोगों को बताऊं तो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड को मैनेज करना। ठीक है, रिकॉर्ड को मैनेज किस तरह किया जा सकता है कंप्यूटर में। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब आपकी कॉलेज का मुझे डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए है, और जब मेरे लिए तो मुझे इतने बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखें फाल 2019 है तो उसके अंदर जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं तो मैंने उसके अलग अलग फोल्डर्स बना दिए। इसी तरह अभी स्प्रिंग 2020 चल रहा है तो इसमें जो जो कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके फोल्डर्स यहाँ पे बने, उसके बाद इनका अंदर आप जाके देखेंगे तो इससे रेलिवेंट उनके फोल्डर्स हैं। तो मतलब ये है कि इन्वर्टेड फाइल सिस्टम्स में हम लोग क्या करते थे, हम रिकॉर्ड मैनेज करते थे। तो हम पढ़ रहे थे इन्वर्टेड फाइल सिस्टम्स के बारे में। इन्वर्टेड फाइल सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने क्लैरिटी ये देखी कि सिंपली इन्वर्टेड फाइल सिस्टम जो होते हैं वो ए फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम को ही कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, अर्ली डेटाबेसिस सिस्टम के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते थे। सबसे पहला तो मसला ये था कि कॉन्सेप्शनल स्कीमा या कॉन्सेप्शनल रिलेशनशिप्स को फिजिकल स्टोरेज के साथ लिंक करना बड़ा मुश्किल था। मिसाल के तौर पर जो एक डेटाबेस बनाया होता था वो और उस डेटाबेस को कंप्यूटर में स्टोर कराना, ये दोनों को मिक्स करके जब हम करते थे तो जब आपस में लिंक करते थे तो बड़ा मसला बनता था। नंबर 2 चीज़, उस टाइम जाहिर सी बात है इंटरनेट तो इतना खास था नहीं, तो जितना भी रिकॉर्ड होता था हम लोगों को डिस्क पे सेव करना होता था। तो मिसाल के तौर पर अगर डिस्क ख़राब हो गई, डिस्क में स्क्रैच आ गया या कुछ इस तरह का, तो हमारा सारा डेटाबेस आया। उसके बाद उस टाइम जब हम लोग डेटाबेसेस बनाते थे तो वो प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते थे। मिसाल के तौर पर जिस तरह आप लोग C++ के अंदर जब डेव C++ के अंदर कोई चीज़ रन करते हो तो वो क्या करता है, आपको कंप्यूटर के अंदर कंसोल स्क्रीन दिखाता है, ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। उसके अंदर पूछता है कि अगर आपने 2 नंबरों को प्लस करना है तो Y लिखें, N लिखें। जबकि अब के दौर में क्या होता है, आपको बटन्स मिलते हैं, आपको फॉर्म्स मिलते हैं। तो उस दौर में क्या होता था, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेसेस होते थे। हाल ही एक बहुत बड़ा मसला ये था कि जो उस टाइम के डेटाबेसेस होते थे इनको बनाने में बहुत टाइम लगता था, उनको चलने में भी बहुत टाइम लगता था। कोई क्यूरी अगर सिंपल से भी हम रन कर रहे होते थे तो उसके लिए भी हमें बहुत टाइम लग जाया करता था। और उसी तरह डेटाबेस को बहुत मुश्किल था इम्प्लीमेंट करना और बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत पैसे लगते थे। अगर एक पहले से डेटाबेस बना हुआ उसके अंदर की न्यू क्यूरी को या न्यू स्ट्रक्चर को ऐड करना हो। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले अर्ली डेटाबेसिस थी, तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेसिस की। रिलेशनल डेटाबेसिस क्यों आए, ताकि वो एप्लीकेशन को वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके जो अर्ली डेटाबेसिस में मौजूद नहीं थी। सबसे पहला काम तो रिलेशनल डेटाबेसिस ने आके क्या किया कि उसने फिजिकल स्टोरेज को, यानी डाटा किधर जाके सेव हो रहा है और डाटा को दिखाया कैसे जा रहा है, उन दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और इसी वजह से हमारी डेटाबेसिस के अंदर मैथमेटिकल फार्मूलाज और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुआ। जिस तरह करंट लेक्चर्स के अंदर या करंट सिनेरियोज के अंदर आप क्यूरी देते हो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूला रिलेशनल अलजेब्रा अप्लाई करते हो आप। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर ही हम लोगों ने क्वेरीज के जो मैथमेटिकल फार्मूलाज होते थे वो अप्लाई करना शुरू किए। तो एक बहुत बड़ा मसला जो अर्ली डेटाबेसिस में था वो हम लोगों ने रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर ख़त्म कर दिया। दूसरा, एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई कि जब रिलेशनल डेटाबेसिस आए तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बनना शुरू हो गए। ठीक है, जिनके अपने इंटरफेसेस होते थे, यानी बटन्स होते थे, फॉर्म्स होते थे, तस्वीर आप ऐड कर सकते थे। ये ऐसा नहीं था कि काली स्क्रीन ओपन हुई और उसके अंदर से उसे रिकॉर्ड पूछता और रिकॉर्ड शो करवा देता आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि उसके अंदर क्यूरीज को लिखना, क्यूरीज को मैनेज करना, क्यूरीज को रन करना, क्यूरीज को मेंटेन करना बहुत आसान था। आप किसी भी टाइम नई क्यूरी को ऐड कर सकते थे। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते थे उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि जब भी कोई न्यू क्यूरी ऐड करनी हो या डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे आप जिस तरह भी अपना कॉलम बनाते हो, एक टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करते हो तो आपको सिर्फ जाके कॉलम ऐड करना पड़ता है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ करते हो। अगर आप अर्ली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते तो आपको पूरा का पूरा डेटाबेस नया बनाना पड़ता। तो इन सिंपल बात करूँ तो रिलेशनल डेटाबेसेस के आने की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर वो ये है
कि इसने जो पुराना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो एप्लीकेशंस थी उनको डोमिनेट कर दिया। मिसाल के तौर पर पहले एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा था जो अदली वाला था, उसके अंदर बहुत इश्यूज थे। जब रिलेशनल डेटाबेसेस आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम जो थे उनकी इंट्रोडक्शन, मतलब उनका जो इस्तेमाल थे उसको ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग रिलेशनल डेटाबेसेस को यूज़ करना शुरू हो गए। अगर हम आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेसेस ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर भी चलते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल, और बड़ी फर्म्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं जैसा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इसी तरह आपके कॉलेज का जो CMS है वो भी SQL में बना हुआ है और वो भी रिलेशनल डेटाबेस की टाइप है या रिलेशनल डेटाबेसेस की जनरेशन के अंदर ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं ये वो डेटाबेसेस हैं जो हम आजकल के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड जो होते हैं। जब एक ऐसा टाइम आया 2000s के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाटा एट अ टाइम मैनेज करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर आपका थंबप्रिंट, इंसान के थंबप्रिंट को अगर आप कंप्यूट करने लगें, अगर एक बंदा जब एक मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो थंबप्रिंट लगाता है, ये अगर मोबाइल अगर आपको शो करा सके कि कितनी कम्युनिकेशंस होती हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके हाथ की उंगली का एक एक प्रिंट, एक एक लकीर आपकी कहीं ना कहीं डाटाबेस में स्टोर हुई हुई है। जब आप थंबप्रिंट यानी उंगली लगाते हो उसके ऊपर, तो वो क्या करता, वो बेसिकली आपको शो करवाता है कि आपकी प्रिंट और जो प्रिंट मेरे पास सेव है वो किस तरह का है। चलें थोड़ी सी बात और पीछे करते हैं, हम फेस रिकॉग्निशन की बात करते हैं। एक ऐसी एक मशीन जो इंसान का चेहरा देखकर बता सकती हो कि इंसान कौन है। तो आजकल दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो पहले से इम्प्लीमेंटेड हैं। फिर इंसान के चेहरे के फीचर्स को सेव करना, इंसान के चेहरे को सेव करना, इसके लिए हमें एक ऐसा डेटाबेस चाहिए था जो रिलेशनल डेटाबेसिस से भी ऊपर हो और हो भी स्पीड में अच्छा। ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह के काम करती थी उनके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड डेटाबेस सिस्टम बनाया गया जो क्या करता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशंस को चलाया करता था। क्यों? ताकि मोर से मोर कॉम्प्लेक्स डेटाबेसिस को सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, मैं इस लाइन पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। हमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है डेटाबेस में, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या कॉम्प्लेक्स हो यानी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हो जिसके ऊपर एक नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस वर्क ना कर सकता हो, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसिस सिस्टम यूज़ करते हैं। इनिशियली जब ये आया तो ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है रिलेशनल डेटाबेसिस के लिए, जो भी आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी एक डोमेन अलग थी और रिलेशनल डेटाबेसिस की डोमेन अलग थी। आज भी प्रैक्टिकल वर्क के लिए आप लोग रिलेशनल डेटाबेसिस ही यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप एक ऐसी कंपनी के अंदर जा रहे हो जहाँ पे इंसान के दिमाग के अंदर जितने भी मटेरियल पड़ा है या उसके दिमाग के अंदर उसकी ज़िंदगी की जितनी भी यादें हैं, उस चीज़ को अगर आपने स्टोर करवाना है या आपने उसके कुछ इंसिडेंट्स को स्टोर करवाना है, मिसाल के तौर पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड से, लेकिन मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा डेटाबेस है। अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल भी है तो 5 साल का डाटा किसी डेटाबेस में स्टोर करवाना, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे डेटाबेसिस के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड जो है एप्लीकेशन या डेटाबेसिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, फ़ायदा क्या होता है जब हम लोग कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड यूज़ करेंगे? नंबर 1, इनकैप्सुलेशन ऑफ ऑपरेशंस। जितने भी ऑपरेशंस करने होते हैं, अगर आपको पता हो तो एक क्लास बनती थी, उसी के अंदर हम लोग डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस लिख देते थे। तो हम क्या कहते थे कि इनकैप्सुलेशन हो गई है। तो हम यही कहते हैं कि जितने भी ऑपरेशंस जो होते हैं वो डेटाबेस में परफॉर्म होने वाले होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो क्या हो जाते हैं, इनकैप्सुलेशन बेस्ड हो जाते हैं। नंबर 2, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक चीज़ जो ऐसे काम कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि नई चीज़ भी वैसे ही काम करे विद सम न्यू फीचर्स या विद न्यू एडिशंस, तो हम क्या करते थे, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ को इनहेरिट कर देते थे। या अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पास की है तो फिर तो आपके लिए टफ नहीं होगा इसको अंडरस्टैंड करना। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, एक इंस्टेंस लिखते थे
और उसके साथ लिंक करते थे पूरी क्लास को, तो क्या कर देता था, पूरी की पूरी क्लास के फीचर्स को रन कर देता था। इसी तरह डेटाबेस सिस्टम्स में भी यही हुआ, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना कॉम्प्लेक्स या इतना मतलब बड़ा डेटाबेस सिस्टम आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम लोग रिलेशनल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी? वाई वी आर नॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? इसका जवाब ये है कि इसका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स होता है और ये इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग या इतने बड़े इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कि नॉर्मली हम लोग इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस करती हैं। क्यों? द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल एंड लैक ऑफ अर्ली स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लिमिटेड यूज। कि उसका जो लिमिटेड यूजेज है वो इसीलिए है क्योंकि एक तो उसके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, और नंबर 2 ये है कि अर्ली स्टैंडर्ड्स उसके बहुत लो लेवल के हैं। मतलब शुरू में अभी इतना खास अभी उस पर इतना काम नहीं हुआ। जिस चीज़ पे ज़्यादा काम होगा उस चीज़ के लोग ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जब ज़्यादा हेल्पफुल लोग होंगे तो मतलब है कि उस पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल होता है बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन या मल्टीमीडिया के लिए। मल्टीमीडिया पब्लिशिंग का मतलब यूट्यूब भी हो सकता है। मे बी शायद यूट्यूब जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करे। क्यों? क्योंकि इसके पास हज़ारों वीडियोस आती हैं रोज़ाना के हिसाब से। इतना बड़ा डाटा मैनेज करना आसान काम नहीं होता। या ऐसे कंप्यूटर्स या एक ऐसे इदारे जो सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हों, जैसे IBM कंपनी, डेल कंपनी, HP कंपनी, लिनोवो, तोशिबा, तो ये सारे जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम लोग ये लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड डेटाबेस सिस्टम्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी वो डेटाबेस सिस्टम्स जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरचेंजिंग डाटा ऑन वेब फॉर ई-कॉमर्स। तो जैसे कि आतिफा ने अभी हमें बताया कि वो अगर फेसबुक यूज़ करती हैं और इसी के साथ साथ वो जो है ब्राउज़र के ऊपर फेसबुक यूज़ करती हैं, तो एक जो चीज़ वो बहुत हैरानगी वाली होती है वो ये होती है कि जो सा फेसबुक पे जिस सीक्वेंस के थ्रू हमें चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं वैसे ही ब्राउज़र पे दिखाई जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि बैक एंड के ऊपर डाटाबेस सेम है। मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है जिसके अंदर, या एक ड्रम है जिसके अंदर हम पानी भर देते हैं, ठीक है। एक पानी का पाइप लगाते हैं उससे किसी और जगह भेजने के लिए, और दूसरी जगह से भी पाइप लगाया जाता है किसी दूसरी जगह भेजने के लिए। तो दर हकीकत पानी सेम ही जा रहा है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स जब आई इंटरनेट की फील्ड में, ठीक है, और जब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो आपस में डिफरेंट कंप्यूटर्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। 1990s की बात थी जब ई-कॉमर्स आई। ई-कॉमर्स कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, अगर मैं सिंपली बताऊं तो ऑनलाइन बाइंग को, यानी कोई चीज़ ख़रीदनी हो, इंटरनेट से पेमेंट करनी हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो 1990 में आया कि ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गई इस तरह की जो चीज़ें बेचती थी, ठीक है। और इसने ऐसा किया कि जाहिर सी बात है कि हम लोगों को फिर बहुत सारी तस्वीरें लगानी पड़ती थी प्रोडक्ट्स की, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती थी, साइज़, लेंथ, वेस्ट क्या उसकी, या जो भी उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम लोगों को वो लिखनी पड़ती थी। अब इस चीज़ ने क्या किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑनलाइन ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स के अंदर भी इंटीग्रेट किया, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि जब ई-कॉमर्स नहीं था तो हम क्या करते थे, जब HTML के अंदर वेबसाइट बनाते थे तो हम सिंपली जाके तस्वीर लगा देते थे और नीचे हम लोग उसके टेक्स्ट लिख देते थे। लेकिन अब क्या होता है, हम तस्वीर पे क्लिक करते हैं, हम उसकी प्राइस सेट करते हैं, हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करते हैं, हम पोस्ट बेशुमार चीज़ें कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ई-कॉमर्स वेबसाइट आई तो तब वेबसाइट इंडस्ट्री के अंदर, ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंक्लूड किया गया। बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई की गई जिनको बनाया भी गया, जिनकी वजह से क्या हुआ, डाटा जो है वेब और ऐप के बीच में एक्सचेंज होना शुरू हुआ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है वो ई-कॉमर्स के सेक्शन में, तब हम लोगों को ज़्यादा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो पहले किसी और डाटाबेस पे या किसी और सिस्टम पे चल रही थी और हम लोगों को उसको फिर दोबारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे लेकर आना पड़ा, ठीक है। जब पुराने दौर के अंदर
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करना बंद हो गए, या हम लोगों को लगा कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे फीचर्स को, सारे एरिया को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट करना शुरू किया। ठीक है, सच इसी अटेम्प्ट को बेसिकली हम एक्सटेंडिंग डेटाबेस कैपेबिलिटीज़ फॉर द न्यू एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे में जो होता है, सच एप्लीकेशन ट्रेडिशनली यूज देयर ओन स्पेसिफिक फाइल, जो पहले बात हुई है कि वो अपना फाइल सिस्टम यूज़ करते थे और उनका अपना डाटा स्ट्रक्चर सिस्टम होता था। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है मस्ट यूनिवर्सिटी। मस्ट यूनिवर्सिटी ने तकरीबन आज से 2010 के अंदर CMS लेकर आए, 2014 के अंदर। तो 2014 से पहले क्या होता था, सारा पेपर वर्क था, यानी फाइलें बनती थी हर बच्चे की और उसके अंदर उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो जब मस्ट यूनिवर्सिटी वालों को पता चला कि देखो ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम तो बड़ा नुकसानदेह है और इसमें हमें बहुत टाइम लगता है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लिया है एज अ CMS आया और उसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। तो हमने क्या किया, डाटाबेस यानी जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो डाटाबेस का उसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया इस तरह कि वो न्यू एप्लीकेशंस बन सके। दैट इज़ द रीज़न इसका नाम एक्सटेंडिंग डाटाबेस कैपेबिलिटीज़ फॉर द न्यू एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये है कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी। कोई भी साइंटिफिक एप्लीकेशन हो सकती है जो क्या करती है कि डाटाबेस अमाउंट को बेसिकली आपने जो है वो स्टोर करवाना है और उसके बाद क्या करना है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट देना है। मिसाल के तौर पर हाई एनर्जी फिजिक्स, या अगर मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एक इदारा है, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर जो चीज़ें होती हैं उनको हैंडल करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक ज़िंदगी में एक टाइम होगा जब वो भी पेपर बेस्ड काम करते थे, वहाँ पर डाटाबेस नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको महसूस हुआ कि अब हमें डाटाबेसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि पुराने डाटाबेस से न्यू डाटाबेस की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये बेसिकली इंसान के जो जीन्स होते हैं बेसिकली उसकी रिसर्च को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर फाइल में हम सेव करेंगे उसे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। आगे चलते हैं, मिसाल के तौर पर अभी इसी की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम, एक्सट्रैक्टिंग कैपेबिलिटीज़ में इमेज को स्टोर करवाना और उसको रिट्रीव कराना। पहले मतलब इमेज का क्या होता था कि स्कैन किया जाता था न्यूज़पेपर को, इंसान की पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह इमेजेस जो हम लोग सैटेलाइट से लेते हैं डायरेक्ट देख लो। इसी तरह जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे एक्सरे होगा या MRI मशीन्स होगी, वो बेसिकली क्या करती हैं कि आपकी इमेजेस को कहीं स्टोर करवाती हैं और उसके बाद उसको आपको दिखाती हैं। तो अब देख लो कि पहले किस तरह काम होता था और अब क्या हुआ, डाटाबेस के आने से काम के नज़रियात और काम करने का तरीका बदल गया। इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखें तो मूवीज़ हो गई, मूवीज़ के क्लिप्स हो गए जो किसी भी न्यूज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हमारा जो अपना घर पे हमारा अपना कैमरा होता है। आप ये भी देख लें कि अब क्या हो रहा है कि ये तस्वीरें या मूवीज़ या जो वीडियो क्लिप्स होती हैं ये डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है और हम इसको किसी भी टाइम चाहें तो रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह डाटा माइनिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं, डाटा माइनिंग की एप्लीकेशंस की मिसाल मैं आपको थंबप्रिंट की दे चुका हूँ। अब इसके लिए हमें एक ऐसा डाटाबेस चाहिए होता है या इतनी बड़ी फाइल चाहिए होती है जिसमें हम करोड़ों के हिसाब से फीचर्स को सेव कर सकें। तो अगर हम फाइल सिस्टम की बात करेंगे तो वो डाटाबेस फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको इंडिविजुअली पेजेस पे लिखना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे तो एक्सटेंड हुई कैपेबिलिटीज़, उसकी वजह से हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे स्पार्टर किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें कोई लोकेशन का काम होता है, जैसे हमारा GPS हो गया, गूगल मैप्स हो गया, एप्पल के मैप्स हो गए, या जो वेदर की इंफॉर्मेशन होती है, ये कैसी चीज़ें होती हैं, इसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा डाटा रिक्वायर्ड होता है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है, तब जाके पता चलता है कि आपकी पोजीशन क्या है। तो ऑब्वियसली बात है इन कामों के लिए भी हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है। इसी तरह ऐसी एप्लीकेशंस जो टाइम सीरीज़ के ऊपर होती हैं या टाइम पे डिपेंडेंट होती हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगले आने वाले 10 दिन के कोरोना वायरस के केसेस कितने हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके लिए मुझे पास्ट का कुछ रिकॉर्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं कुछ फार्मूलाज लगाऊंगा और उन फार्मूला के लगने के बाद हमें पता चल सकेगा कि हमारा जो है उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या केसेस हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं इकोनॉमिकल डाटा जो होता है वो रेगुलर पॉइंट्स में या किसी भी टाइम के लिए शो किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारी डेली सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कैडबरी कंपनी है, तो कैडबरी कंपनी क्या करती है, डेली सेल्स देखती है, ये देखती है कि उनका मंथली ग्रॉस क्या बनता है। अच्छा जी, पाकिस्तान में उनके प्रोडक्ट्स कितने बिक रहे हैं,
ब्राज़ील के में कितने बिक रहे हैं, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने बिक रहे हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में कितने बिक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनके लिए भी हमें ट्रेडिशनल फाइल से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए था, एक ऐसा फीचर चाहिए था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जो हमारे काम को आसान बना सके। ठीक है। अच्छा जी, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि डेटाबेस की स्पेसिफिक कैटेगरी कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए। अब हम ज़रा जनरल बातों पे आ जाते हैं कि हमारा जो डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। नंबर 1 एयरलाइन के लिए, रेलवेज़ के लिए। आप देख लें आप लोग जो टिकट बुक करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपका डाटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है वेबसाइट से। इसी तरह अगर आपको जो दिखाया जाता है कि अराइवल टाइम क्या है किसी भी एयरलाइन का, या डिपार्चर टाइम क्या है, तो वो किस तरह शो किया जाता है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है और वहाँ से उठा के आपको दिखा दिया जाता है। इस तरह रेलवे की टिकट्स जो बुक होती हैं और उसकी कैंसिलेशन जो होती है वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होती हैं। बैंकिंग की बात करें तो किसी कस्टमर की इंक्वायरी होगी, जितने अकाउंट्स की डिटेल है वो, कितने लोगों ने लोन लिया है, रोज़ाना की क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये सारा का सारा कुछ जो होता है डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। दैट इज़ अ रीज़न कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन फील्ड में आ जाते हैं, हमारा CMS हो गया, हमारी कोर्स रजिस्ट्रेशन होगी। आपकी कोर्स रजिस्ट्रेशन इस बार हम लोगों ने CMS पे की थी। आपके रिजल्ट्स हो गए, जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है, ये ऑब्वियसली बात है डेटाबेस मैनेजमेंट पे शिफ्ट हो जाती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है। आपको रिजल्ट मिड टर्म के बाद पता चलता था, अब आपको ऑलमोस्ट सारों का रिजल्ट पता चल गया। आपकी टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है, यानी नेटवर्किंग इंडस्ट्री जो है, मतलब किस तरह इंटरनेट चलाना है, फ़ोन नंबर्स किसको अलॉट करने हैं, रिकॉर्ड क्या है कॉलों का, उसके बाद उससे बिल जनरेट करवाना, बेशक वो बिजली का बिल हो, टेलीफोन का, पानी का, ये सब के सब डेटाबेसेस बन चुके हैं। और क्या होता है, एक बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम मीरपुर वेयर लोगों का नाम ये हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सारे के सारे लोगों के बिल जो है वो एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में जनरेट हो जाते हैं। अच्छा जी, इंसान यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जो होती हैं, ठीक है, जो डेटाबेस को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने की वैल्यूज़ या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, जैसे एम्प्लॉयज़ का नाम या एम्प्लॉयज़ की डिटेल, उनकी सैलरीज़ की डिटेल, क्या क्या बेनिफिट्स उनको देने हैं, उनके टैक्सेस क्या क्या है, उसके बाद ये कि सैलरी जनरेट करना चेक्स पे उनको यूज़ करते हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो HR जो हमारा होता है, या HRM जो बेसिकली होती है सेक्शन जो होता है हमारा, वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, ऑल्दो थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट जो देनी थी उसकी डेडलाइन 5 अगस्त रखनी थी, लेकिन चूँकि मुझे अभी कुछ 1-2 स्टूडेंट्स भी बता रही थी कि सर ईद पे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है कि हम लोगों ने काम करना है, तो 7 अगस्त जो है वो बेसिकली आपकी डेट है आपके प्रोजेक्ट जमा करवाने की। तो मैं इसकी जो डेट टाइम है वो 12 अगस्त को शिफ्ट कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी 12 अगस्त से पहले आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। ये थ्योरी की असाइनमेंट और बहुत आसान है। हाँ, आप लोगों ने जितनी भी SQL क्यूरीज की हैं उनको रन करना है। रन करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट लेकर आपने MS वर्ड फाइल के ऊपर अपलोड कर देने हैं। मिनिमम 10 क्यूरीज होनी चाहिए। आप ऑलरेडी 5-6 क्यूरीज पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग 5-6 क्यूरीज और पढ़ेंगे। तो इसके आपका